हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम लेकर आए फिर से आपके लिए समन्वय और नियंत्रण और समन्वय चैप्टर है जो पाठ 5 है, बायो के हैं, भाग 2 है, क्योंकि भाग 1 हम लोगों ने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर जाकर आप देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और अपनी सुझाव जरूर मुझे देंगे। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है, कर है हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? असंख्य कोशिकाओं से बना है। और संरचना एवं कार्य की दृष्टिकोण से यह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण हुआ है और कई ऊतकों के निर्माण से अंग का निर्माण हुआ है और कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण किए हैं और कई अंग तंत्र मिलकर एक पूरी शरीर का निर्माण किए हैं। जिस प्रकार आप समझते होंगे कि एक घर बनाने के लिए कई बालू, कई ईंट, कई सीमेंट, कई पानियों की एक व्यवस्थित ढांचा बना करके जब उसे लगाया जाता है तो एक दीवार बनता है और कई दीवार मिलकर के एक रूम का कमरा का तैयार होता है और कई कमरे को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो यह घर का निर्माण होता है। सेम टू सेम हमारे शरीर में भी कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और कई ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है और कई अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है और कई अंग तंत्रों के निर्माण से हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। वही बात कह रहा है कि असंख्य कोशिकाओं से बना है, संरचना एवं कार्य के दृष्टिकोण से यह भिन्न भिन्न है। सभी अंग तंत्र का काम सबका अलग अलग काम है। ये सोच रहे होंगे कि सभी अंग तंत्रों का काम एक ही होगा, तो यह संभव नहीं है। जैसे आंख आपका देखने के लिए बना है, नाक आपका सूंघने के लिए बना है, आपकी जीभ स्वाद चखने के लिए बना है, हाथ से पकड़ने के लिए, पैर बना है चलने के लिए। तो आप ये समझ रहे होंगे कि सभी अंग तंत्रों का कार्य भिन्न भिन्न होता है तथा ये अलग अलग कार्यों का संपन्न करती हैं। यानी सभी अपने अपने कामों को अलग अलग तरीके से संपन्न करते हैं। एक तरह की कोशिकाओं के समूह से ऊतक, भिन्न ऊतकों से अंग और विभिन्न अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और कई ऊतकों के निर्माण से ऊतकों से अंग का निर्माण होता है और कई अंगों को मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। कह रहा है सभी जीव भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए तंत्रों का संचरण करते हैं। जैसे कह रहा है कि सभी कार्यों को संपादित करने के लिए, कोई भी जीव को सभी कार्यों को संपादित करने के लिए अंग तंत्रों की जरूरत होती है और वो अंग तंत्र है हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। और मैं आपको बताते चलूं कि यह पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र, जब हम भोजन, कोई भी जीव जंतु जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वह पाचन तंत्र में ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, क्योंकि वहां आमाशय में उन्हें जठर रस मिलता है और वह भोजन का पाचन होने लगता है। और पूरी तरह भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में पाचन का होने के बाद वह अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा कि हमारे कोई भी जीव जंतु या हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं तो उनका पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कहां? तो पाचन तंत्र में। अब श्वसन तंत्र की, तो कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए अपने भोजन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए श्वसन की जरूरत होती है और उस श्वसन तंत्र के द्वारा ही श्वसन होता है। उत्सर्जन तंत्र, जब हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव जंतु के शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का निकलना उत्सर्जन तंत्र द्वारा ही संभव है। अगर आपके शरीर में किसी भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है तो वह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। जैसे मूत्र का बनना हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, मल का बनना अपशिष्ट पदार्थ है, पसीना भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो यह कैसे निकलता है? तो यह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकलता है। और सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र हमारा वृक्क है। क्या है? वृक्क है, जिसे हम गुर्दा भी
कहते हैं। यह उत्सर्जन तंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जीवों में भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, उनमें एक कोशिकीय द्वारा ही उत्सर्जन होता है। बहुकोशिकीयों में बहुत सारे तंत्र होते हैं, उनके द्वारा उत्सर्जन की क्रियाएं पूर्ण होती है। तो आपने जान गए क्या चीज, पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र बाकी रह गया। तो परिसंचरण तंत्र, हमारे परिसंचरण तंत्र का काम है हमारे शरीरों में रक्तों का प्रवाह करना, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना और अपने साथ में ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के समस्त भागों में पहुंचाना, जिसे हीमोग्लोबिन उसमें साथ में घूमते रहता है। तो आप समझ चुके हैं परिसंचरण तंत्र का काम है हमारे शरीर में रक्तों का परिसंचारण करना, यानी एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाना। कर किसी विशेष कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंग तंत्र के विभिन्न अंगों को मिलकर काम करना पड़ता है। कह रहा है कि किसी भी काम को विशेष सुचारू रूप से करने के लिए अंग तंत्र के सभी अंगों को मिलकर काम करना पड़ता है। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि अगर हमको कहीं चलना है तो हमें पैरों से ही हो जाएगा, नहीं, हमारी आंखों का भी काम होता है कि वो देख पाए कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। हमारी मस्तिष्क को भी सोचने के लिए उस समय एकाग्र रहना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से मुड़ना है, किधर से चलना है। इस प्रकार कई अंग तंत्रों से मिलकर के किसी काम को हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। चलिए, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना राय जरूर मुझे बताएंगे। कर रहा है अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। अब अंग तंत्रों के बीच समन्वय स्थापित भी करना हो और नियंत्रण भी करना बहुत जरूरी है। समन्वय स्थापित करने का मतलब है कि जैसे आपके पैर में चींटी काट रहा है तो आप इसे समन्वय यानी समझौता कैसे करेंगे, ये सभी अंगों की एक साथ मिला करके कि आपके पैर में चींटी काट रहा है। अब क्या करना है आपको, यह खुद आपके सेरिब्रम को सोचने का काम है, यानी मस्तिष्क का काम है कि आपके पैरों में जो चींटी काट रहा है उसे आप क्या करेंगे, मारना चाहते हैं कि हटाना चाहते हैं कि उसे वहां से आप हट जाना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि विभिन्न अंगों के समन्वय स्थापित करना होगा और उसमें नियंत्रण भी करना होगा। इसीलिए इस पाठ का ही नाम रखा गया है नियंत्रण और समन्वय। लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्या चीज के लिए, तो अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा, ये व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों को संपादन नहीं करेंगे। अगर कह रहा है कि समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा कि कोई भी काम सही ढंग से व्यवस्थित तौर पर नहीं हो पाएगा। चलिए, इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों के समन्वय और नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। कह रहा है अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण उसके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके हाथ पर कोई चीज चल रहा हो तो आप बिना देखे आप वहां उसे हटा देते हैं, आपका हाथ समझ जाता है, वहां नियंत्रण हो जाता है कि यहीं पे आपके चिट्ठी चल रहा है या कोई चीज है जिसे आप आसानी से हटा लेते हैं। लेकिन अगर वही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ पर अगर कुछ हो और दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि हटा देने के लिए, तो क्या आप इतना जल्दी समझ पाएंगे, नहीं, आपको अलग से समन्वय करना पड़ेगा और तब अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करके और तब उसे हटाना होगा। लेकिन आपके स्वयं के शरीर पर अगर कोई चीज बैठा हो, कोई चीज चुभ रहा हो, तो समन्वय नियंत्रण सभी अंग एक साथ मिलकर के कर लेते हैं, जिससे काम आसानी से हो जाता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग जाने। कर है पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। अब आपने जान गया कि जीव जंतुओं के बीच समन्वय स्थापित और नियंत्रित करने के लिए सभी अंग तंत्रों की जरूरत है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इन सभी की उत्सर्जन तंत्र, सभी की आवश्यकता है। लेकिन पौधों के बीच सर ऐसा क्या हो सकता है, आपके मन में चला हुआ पौधे में क्या होता होगा, तो पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए रासायनिक पदार्थ होते हैं। उनमें क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं और इन रासायनिक पदार्थ को हम पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं या साइटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं,
पादप हार्मोन कहते हैं या साइटो हार्मोन कहते हैं। तो जीव जंतुओं में अंग तंत्र है जिससे वह समन्वय नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में क्या है, पादप हार्मोन है या साइटो हार्मोन है जो उन्हें नियंत्रण और समन्वय करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने कल ही बताया था कि छुई मुई के पौधा को हम छूते हैं तो उसके एक अंग जिसे छूते हैं वही मुरझाता है और सारे अंग तो ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वह एक साथ समन्वय और नियंत्रण नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पर अगर एक उंगली कट जाए तो सारा अंग आपका समझ जाता है कि एक उंगली कट गया। तो आप समझ रहे होंगे कि पौधों में क्या है, रासायनिक नियंत्रण है और हम लोगों में अंग तंत्र द्वारा नियंत्रण है, और उस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब आइए हार्मोन कौन कौन है जो पेड़ पौधे को यानी पादपों को वो नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारा हार्मोन्स को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह पादप में जो हार्मोन है उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक का नाम है ऑक्सिन, दूसरा का नाम है जिब्रेलिन, तीसरा का नाम है एथिलीन, चौथा का नाम है साइटोकाइनिन और पांचवा का नाम है एब्सिसिक एसिड। यही हमारे 5 हार्मोन हैं और इन्हीं 5 हार्मोन के वजह से ये पेड़ पौधे नियंत्रण और समन्वय होता है और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 5 भाई हैं और ये पांचों भाई मिल करके सारे पादप को अपने बस में करके रखे हुए हैं। ये समझ सकते हैं कि ये जादूगर हैं, ये लोग पांचों जने ये जादूगर है। किसके लिए, तो पादपों के लिए, जीव जंतुओं के लिए नहीं है। तो आपने देखा कि 5 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। मैं बारी बारी से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एब्सिसिक का क्या काम है, ऑक्सिन का क्या काम है, एथिलीन का क्या काम है, साइटोकाइनिन का क्या काम है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब आइए ऑक्सिन के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। ऑक्सिन क्या है, तो पौधे के स्तंभ और शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। तो आपके परीक्षा में देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे के स्तंभ और शीर्ष पर मुख्यतः कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन पाए जाते हैं। तो फिर पूछेगा ऑक्सिन हार्मोन कहां पाए जाते हैं, तो पौधे के स्तंभ और शीर्ष के मुख्यतः संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। और ये बता रहा है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। जैसे कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में यह बहुत सहायता करता है। कौन, ऑक्सिन करता है। जैसे आपने देखे होंगे किसी पेड़ की डालियों को जब आप काट देते हैं तो वहां से बहुत सारे असंख्य शाखाएं निकलती है। क्या निकलती है, असंख्य शाखाएं निकलती है और उसमें यह ऑक्सिन ही मदद करती है। अगर उस पेड़ में ऑक्सिन की अगर हट जाए तो क्या होगा कि वह पेड़ की डाली जो काटा जाएगा उसमें असंख्य शाखाएं नहीं निकलेंगे और वह सूख जाएंगे। तो वही बता रहा है कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। कौन करते हैं, तो ऑक्सिन। ऐसा भी परीक्षा में पूछ देगा कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में कौन से हार्मोन मदद करते हैं, तो ऑक्सिन करते हैं। कह रहा है बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं। कौन होते हैं, ऑक्सिन होते हैं। देख रहे होंगे यह पेड़ है और पेड़ में असंख्य शाखाएं निकला हुआ है। इसे काट दिया गया, इनकी डालों को काट दिया गया है और डालों को काटने के बाद असंख्य यहां से शाखाएं निकले हुए हैं, ये डाले निकले हुए हैं। ये किसकी वजह से, तो ये ऑक्सिन की वजह से निकले हुए। किसकी वजह से, तो ऑक्सिन के वजह से निकले हुए हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि बीज रहित फलों के उत्पादन, यानी कि वैसा फल जिसमें बीज ही ना हो उसे बीज रहित फल कहा जाता है। और वैसे फल जिसमें बीज ना हो वैसे फलों के उत्पादन के लिए आपको ऑक्सिन हार्मोन का सहायता लेना पड़ेगा, तब जाकर होगा। यहाँ फल देख पा रहे होंगे, ये बीज रहित फल हैं, जैसे अंगूर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आइए जिब्रेलिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में, जिब्रेलिन्स के बारे में। आप इन चित्रों को देख करके समझ पा रहे होंगे कि जिब्रेलिन्स का क्या काम है। तो मैं बता दूं, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये भी है ऑक्सिन की तरह ही जिब्रेलिन्स का भी काम है। इनका भी काम है कि पौधों की स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं और शाखाओं में भी वृद्धि करते हैं। कह रहा है कि बृहत आकार के फलों के उत्पादन में और बीज रहित फलों के उत्पादन में जिब्रेलिन्स का
उपयोग ऑक्सीजन की भांति होती है। जिस प्रकार ऑक्सीजन हार्मोन का काम है उसी तरह जिब्रेलिन हार्मोन्स का काम है। ऑक्सीजन का भी काम है कि उनकी शाखाओं में वृद्धि करना, नहीं, और उनकी स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना और बीज रहित फलों का उत्पादन करना। तो जिब्रेलिन का सेम उससे वही काम है कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं और बृहत आकार के फलों का उत्पादन करते हैं। इनकी अगर किसी भी छोटे से नन्हे से पौधे बीज पर फल पर अगर इनका उपयोग जिब्रेलिन्स का अगर छिड़काव कर दिया जाए तो 1 से 2 दिन में वो बहुत बड़े यानी बृहत आकार के, बहुत बड़ा आकार के फल का वह आकार ले लेंगे और उसमें बीज भी नहीं होगा। यही कह रहा है कि उत्पादन में जिब्रेलिन ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जिस प्रकार ये बैगन को देख रहे होंगे, इतना बड़ा बैगन है और इस पर यह जितना छोटा सा था और इस पर जैसे ही जिब्रेलिन का छिड़काव किया गया और इतना बड़ा यह बैगन का रूप धारण कर लिया। यहाँ आपने देखा है कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये लंबाई स्तंभ में लंबाई करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? तो जिब्रेलिन्स का काम है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं 5 हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि इन्हें पादपों में क्या क्या मदद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है और इनका क्या उपयोग है हम लोग जानेंगे। कह रहा है रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। यह क्या है? रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। और कह रहा है जो बीजों के भ्रूण कोश एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइटोकाइनिन कहां पर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन कि बीजों के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं या पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं या भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। करे पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते। इनका कुछ काम भी है। किसका भाई? तो साइटोकाइनिन का। इनका काम है कि पर्णहरित को, पर्णहरित के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी और ताजी दिखाई देती है। तो ये क्या करते हैं? पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते, जिससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। क्या होती है? अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है। जो आप इस चित्र में देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि ये पेड़ की पत्तियां कितनी हरी और ताजी है। ये साइटोकाइनिन का ही कमाल है भाई। अगर पेड़ पौधे मुरझा रहे हो तो उन पर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया जाएगा तो उनकी पत्तियां हरी ताजी एकदम लगेगा कि एकदम ताजा ताजा है। जिस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूछेगा कि साइटोकाइनिन कहां पाए जाते हैं, तो बीजों के भ्रूण कोश में और पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। आपका जवाब होगा। दूसरा, पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट कौन नहीं होने देते हैं, तो साइटोकाइनिन नहीं होने देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला है एब्सिसिक एसिड है। क्या है? एब्सिसिक एसिड। इन चित्रों को देख करके आपको महसूस ही हो रहा होगा कि यहाँ से पेड़ की पत्तियां झड़ रहे हैं, विलंगन हो रहे हैं, यानी टूटकर अलग अलग बिखर रहे हैं और सब धरती पर नीचे गिर रहे हैं। आखिर यह पतझड़ ऋतु में ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन ऐसे भी रसायन का छिड़काव कर देने से यह प्रभाव हो सकता है। तो वह रसायन है एब्सिसिक एसिड है। देखिए यह बता रहा है यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है और ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है। क्या करता है? जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन के प्रभाव को उलट देता है। जिब्रेलिन और ऑक्सीजन क्या करता है कि तने की वृद्धि करता है, लेकिन यह क्या करता है? तने की वृद्धि को रोक देता है। नहीं, कह रहा है कि तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा हार्मोन है कि जो जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन के प्रभाव को उलट देता है, तो आपका जवाब होगा एब्सिसिक एसिड होगा सर। अच्छा, कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो आप बताएंगे सर एब्सिसिक एसिड है सर। यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियां विलंगन होने लगती है। तो आपसे पूछ देगा वह कौन सा हार्मोन है जिसका छिड़काव अगर पेड़ पौधों पर कर दिया जाए तो पत्तियों में विलंगन होने लगेगा, तो आपका जवाब होगा एब्सिसिक एसिड होगा। देख रहे हैं यहाँ पौधों पर छिटा गया है और कैसे इन पत्तियों में विलंगन हो रहा है और धरती पर यह बिखरे हुए हैं। तो यह पत्तियों का विलंगन एब्सिसिक
एसिड के चलते होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चला जाए। अब है एथिलीन, देख रहे होंगे एथिलीन। एथिलीन यहाँ देख करके कुछ आपके मन में लालच भी आ रहा होगा कि इतना ताजा ताजा मैंने फल की व्यवस्था आपके लिए किए हैं कि आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको एक ताजा फल खाने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी मुंह में जो पानी है वो अब मुंह के अंदर ही रह जाएगा। नहीं, क्योंकि ये केला मेरे वीडियो के अंदर ही है, आप देख कर सब्र करें, ठीक है। ताजा फल भी आपको दिया जाएगा खाने के लिए। नहीं, हम लोग के चैनल को और बढ़ने दीजिए, ठीक है। अब एथिलीन है। एथिलीन क्या है? तो एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जिसका छिड़काव अगर फल पर कर दिया जाता है तो फल को पका देता है भाई। नहीं, आजकल तो आम के पेड़ पर भी इसका छिड़काव कर दिया जा रहा है, जो गछपक आम के रूप में आपको मिल रहा है वो तो गछपक आम सब एथिलीन का कमाल है। और यह गैस के रूप में पाया जाता है भाई, और पाए जाने वाला हार्मोन है। कैसे? गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो परीक्षा में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है, तो आप बताएंगे एथिलीन हार्मोन है। नहीं, कर यह फूलों, फलों और बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। आपसे पूछा जाएगा एथिलीन हार्मोन कहाँ उत्पादित होता है, चाहे कहाँ पाए जाते हैं, तो फूलों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है तथा जड़ों में भी पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम रूप समझ रहे होंगे, नेचुरली रूप से यानी प्राकृतिक रूप से केला अपने गाछ पर ही पक जाता है तो उसे कृत्रिम नहीं कहता है। अगर उनके हरे केला को, कांच केला काटिए और एथिलीन के लिक्विड में आप डाल कर धो दीजिए और कल होकर पक जाएगा। आप देखते होंगे कि बाजारों में, मेला में केला का घौद बिकता है। उन केला के घौद को सीधे काटा जाता है और एथिलीन में डुबा कर बाहर निकाल दिया जाता है। 1 से 2 दिन में वो केला पक कर तैयार हो जाते हैं। तो ये सब कमाल है एथिलीन का। तो वही करे, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किसका उपयोग होता है? तो एथिलीन का उपयोग होता है। इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं भैया? एथिलीन को कहते हैं। किसे? और कृत्रिम से फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। और एथिलीन कहाँ पाया जाता है? तो फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों और पौधे के जड़ों में पाया जाता है। और आप यहाँ पका हुआ फल देख रहे हैं, एथिलीन से पका हुआ है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप अपनी राय जरूर बताएंगे मुझे कि मैं वीडियो को किस प्रकार से बनाऊं ताकि आपको बेहतर लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।